वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि हमने पीछे लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स पार्ट कवर कर रहे थे, तो अब इस लेक्चर में भी हम लोग न्यूमेरिकल कवर करेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। आपको यहाँ पे पूरा कंटेंट मिलेगा सिलेबस का, जो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक आप जो भी पढ़ते हैं। लेकिन एडवांस पोर्शन करने से पहले हमें सारी थ्योरी के पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जब हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को कर लेंगे उसके बाद ही हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बेसिक्स आपने पढ़ा नहीं, थ्योरी आपने पढ़ी नहीं, एकदम से न्यूमेरिकल पे पहुंच गए एडवांस वाले पे, तो उसमें क्या होगा, आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो पहले हमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करने हैं जिनसे कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे से बिल्ड हो पाए। तो देखते हैं हम ये न्यूमेरिकल। ये भी हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेन और नीट में अक्सर पूछा जाता है। तो उसमें लिखा है कि two charges are separated from a common point through the string of length L as shown in figure if charges are in equilibrium find theta। जैसे कि ये डायग्राम गिवन है, इसमें ये दो चार्ज हैं, ये हमारे फिक्स हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं और ये स्ट्रिंग L से अटैच है यहाँ पे, और जो कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे ये एंगल थीटा फॉर्म कर रही है स्ट्रिंग के साथ। तो हमें एंगल थीटा बताना है कितना होगा। तो जैसे मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मतलब फोर्सेस के केस में, ऐसे यहाँ पे हमें भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे बनाते हैं FEDs में, मतलब इसी डायग्राम को मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ये हमारे पास स्ट्रिंग L है, मान लीजिए हम किसी एक चार्ज का फ्री FED यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये चार्ज ये प्लस Q लेंगे हम, ये हमारे पास प्लस Q है, इसका मास है m। तो यहाँ पे ये लेंथ L है स्ट्रिंग की। तो इसमें क्या होगा कि एक टेंशन आएगी T, और अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें और ये हमारे पास गिवन है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से ये भी थीटा हो जाएगा हमारे पास। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस T फोर्स के कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे। तो थीटा के अलोंग डायरेक्शन होती है, उसमें आता है T cos थीटा, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यहाँ पे आएगा हमारे पास T sin थीटा। अब क्योंकि एक चार्ज यहाँ पे है, ये हमारे पास प्लस Q, और इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास R है ये, तो ये वाला चार्ज क्या कर रहा होगा, इस पर रिपल्शन फोर्स लगा रहा होगा। तो रिपेल करेगा तो यहाँ पे हम ये इलेक्ट्रिक फोर्स ड्रॉ करना पड़ेगा Fe। अब क्योंकि चार्ज का मास m है तो इसमें डाउनवर्ड की तरफ इसका mg लग रहा होगा। तो ये हमें इसका FED इस तरह से ड्रॉ करना है, ऐसे हम NLM में किसी मास m का FED ड्रॉ करते हैं। ऐसे यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये स्ट्रिंग थी जिसकी लेंथ थी L, यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म हो रहा था। तो इस स्ट्रिंग में क्या होगा, एक टेंशन फोर्स डेवलप होगा। यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा तो ये थीटा एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम इस टेंशन T को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। थीटा के अलोंग के डायरेक्शन में कॉस का कंपोनेंट आता है T cos थीटा, और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में T sin थीटा। अब क्योंकि ये प्लस चार्ज है हमारे पास दोनों पॉजिटिव, तो इसका FED बना रहे हैं। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा, जिसको मैंने Fe से लिखा है, और इस पे चार्ज पे मास m है तो इसकी वजह से वेट डाउनवर्ड पे लगा। अब क्योंकि चार्ज जो हमारे पास वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा कि जो भी इसके फोर्स होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो कैसे हम लिख सकते हैं, जैसे एक इक्वेशन इससे रखते हैं, हमारे पास फ्रॉम फिगर ये कंडीशन हो जाएगी T sin थीटा इक्वल्स टू Fe आ जाएगा हमारे पास, और ये T cos थीटा ये हो जाएगा यहाँ पे T cos थीटा इज इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, mg। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमसे यहाँ पे जो भी वैल्यू पूछेगा हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या बनेगा, T sin थीटा अपॉन T cos थीटा, ये आ जाएगा Fe, ये आ जाएगा अपॉन में mg। T से T कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, ये हमारे पास बन जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू Fe अपॉन में mg।
अब इसे हम थीटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे थीटा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स एफ ई अपॉन में एम जी। अब बात आती है कि यहाँ पे एफ ई की वैल्यू क्या होगी। तो एफ ई निकालने के लिए, एफ ई हमारा क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो एफ ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये लाइन हमारे पास दे रखी थी यहाँ पे, ये डिस्टेंस आर है। कितनी डिस्टेंस हमारे पास आर, और हमें स्ट्रिंग की लेंथ एल पता है, इसकी डिस्टेंस है एल। तो मान लीजिए इस वाले ट्रायंगल से मैं इधर से बता देता हूँ, ये एल है और एंगल ये थीटा बनना है। तो हमें ये डिस्टेंस पता लग जाए कितनी है ये वाली। तो मान लीजिए इसको अगर मैंने ओ पॉइंट माना, इसको मैंने ए माना, इसको बी माना, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा ये परपेंडिकुलर, मतलब ए बी, और हाइपोटेन्यूज ओ ए या ए ओ बन जाएगा। ए ओ की लेंथ हमें पता है, यहाँ पे ए ओ की लेंथ है ये वाली एल, और ये हमारे पास है साइन थीटा। तो इधर से ये ए बी के अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा एल साइन थीटा। अब ये ए बी एल साइन थीटा आया है और इतना ही ये होगा, तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें, मतलब ये आर डिस्टेंस, ये हमारे पास हो जाएगी 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा कैसे हुआ, जैसे हमने यहाँ से ये निकाला l साइन थीटा, ऐसे ये भी l साइन थीटा आएगा इधर से। तो l साइन थीटा और l साइन थीटा जब हम ऐड करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास 2l साइन थीटा हो जाएगी। अब हम लिखते हैं एफ ई। तो एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, के दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड q इंटू क्यू, और ये हमारे पास हो जाएगा q इंटू क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास 2l साइन थीटा का स्क्वायर। तो इस तरह से हम दोनों मतलब कि चार्जेस की वैल्यू लेके और ये डिस्टेंस निकाल के लिख सकते हैं। एफ ई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन होगा वो बन जाएगा। अब इसी का हम दूसरा केस देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि पहले वाले क्वेश्चन के बेस पे ही है। उसमें क्या था कि यहाँ पे जो मीडियम था वो एयर था। अब हम इस सिस्टम को एक लिक्विड में इमर्स कर देंगे। तो अब देखते हैं कि इसमें कैसे करके हम टेंशन ऑफ थीटा निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये मैंने बनाई इसकी फिक्स्ड सीलिंग, जहाँ से ये फिक्स है, और ये हमारे पास एल स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है, और एक चार्ज ये हमारे पास है यहाँ पे प्लस क्यू, और एक चार्ज है ये हमारे पास प्लस क्यू, इसका मास है एम और इसका मास भी एम है हमारे पास। इनके बीच की डिस्टेंस है आर, और ये भी मैं पीछे क्वेश्चन में आर की वैल्यू निकाली थी, जिसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 2l साइन थीटा। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर जिसको ना समझा तो पीछे वाले लेक्चर में इसको देख सकता है। और यहाँ पी एंगल हमारे पास गिवन है थीटा। अब इन्होंने क्या करा है कि इस सिस्टम को एक लिक्विड में इमर्स कर दिया है, जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के दे रखी है हमारे पास। ये हमारे पास कोई मीडियम है जिसमें इस चार्ज को हमने इमर्स्ड कर दिया है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करके इसका एफईडी ड्रॉ करते हैं। तो जैसे पहले तो जैसे इसका मास m है तो नीचे क्या लगेगा यहाँ पे mg, और चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ऐसे ही ये स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन आएगा T, और इस टेंशन को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। इधर अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा। थीटा के अलावा कॉस का कंपोनेंट T कॉस थीटा हो जाएगा। इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास इधर क्या आएगा T साइन थीटा। अब क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव, ये इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा इस वाले चार्ज पे, तो उस रिपल्सिव फोर्स की जो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे वो हमारे पास निकल के आएगी एफ ई अपॉन, एफ ई केवल नहीं होगी यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ई अपॉन के, क्योंकि अब यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया है लिक्विड, तो उसका जो डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा तो उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तभी हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी जो मीडियम में फोर्स लग रहा होगा इस पर। क्योंकि अब हम यहाँ पे परमिटिविटी चेंज होगी मीडियम की, तो यहाँ पे जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसको हम एफ ई से, एफ ई को उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिवाइड करेंगे, तब हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू पता लगेगी। हमने पढ़ा रिलेटिव परमिटिविटी में कांस्टेंट, तो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करा है, तो उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी मीडियम चेंज होने से।
ये कॉन्सेप्ट जिसको भी देखना तो पीछे वाली जो वीडियोज़ है वहाँ पे हमारा ये देख सकता है कि मीडियम चेंज होने से कैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। अब क्योंकि ये चार्जेस यहाँ पे लिक्विड में है तो लिक्विड क्या कर रहा होगा, यहाँ पे एक बाइंड फोर्स लगाएगा हमारे पास, बी यहाँ पे क्या है बाइंड फोर्स। जैसे अब हम इस बाइंड फोर्स की वैल्यू आपको पता कर सकते हैं, बाइंड फोर्स होता है वो लिक्विड लगाता है बॉडी पे, तो हम लेते हैं लिक्विड की डेंसिटी रो एल, वी यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी जो भी यहाँ पे इमर्ज है। तो मान के चलें कि पूरा का वॉल्यूम जो है लिक्विड में इमर्ज है, तो बॉडी का वॉल्यूम आ जाएगा और यहाँ पे ग्रेविटी आती है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है बाइंड फोर्स की। बाइंड फोर्स की वैल्यू आप फोर्स याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, बाइंड फोर्स लगाता कौन है, लिक्विड लगाता है, तो लिक्विड की डेंसिटी आएगी उसके फॉर्मूले में हमेशा, वॉल्यूम बॉडी का कितना लिक्विड में इमर्ज्ड है और यहाँ पे ग्रेविटी। तो बाइंड फोर्स के फार्मूले में लिक्विड की डेंसिटी लेनी होती है यहाँ पे, ये बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में कभी वो लिक्विड ऑब्जेक्ट की भी डेंसिटी देगा, लिक्विड की डेंसिटी, तो आप कंफ्यूज ना हो वहाँ पे, ये ध्यान रखें, ये गलती होती है यहाँ पे। तो अब ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे, तो हम इसके फोर्स की वैल्यू लिखते हैं इक्वेशंस को, कि जैसे यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो टी साइन थीटा जो होगा हमारे पास, ये बैलेंस करेगा एफ ई अपॉन में के को, के यहाँ पे क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और टी कॉस थीटा प्लस बी यानी कि बाइंड फोर्स, और ये बैलेंस कर रहा होगा एम जी को। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस हम बना सकते हैं, जैसे टी कॉस थीटा अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा एम जी माइनस बी। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, अब हम जो पैरामीटर्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें टी साइन थीटा टी कॉस थीटा पता है, मान लीजिए अगर एंगल निकालना तो इन दो इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे, टी से टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा की जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जैसे मैं एक बार लिख के समझाता हूँ, टी साइन थीटा ये हो जाएगा एफ ई अपॉन में के, और ये टी कॉस थीटा ये बन जाएगा एम जी माइनस बी, टी से टी कैंसिल, तो ये हमारे पास आएगा टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई अपॉन में के, यहाँ पे हो जाएगा एम जी माइनस बी। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो एफ ई होगी इसकी वैल्यू आप निकालेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट करके, तो उससे ये एफ ई निकलेगा। जैसे अगर मैं एफ ई की वैल्यू आपको बताऊँ, एफ ई कैसे लिखेंगे आप, एफ ई जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है हमारा एयर में, तो इसकी जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये लगाएंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर, जैसे यहाँ पे बिल्कुल सेम डायग्राम ये है, आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। इससे जो भी वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास वो हम इस एफ ई की जगह पे पुट करेंगे। यहाँ पे मैंने के इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है, तो इस तरह से हम एफ ई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं, ये थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको टेंशन निकालना, तो टेंशन निकाल क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, भाई टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आप इसका स्क्वायर करोगे टी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे इसका स्क्वायर करा हमने तो ये हमारे पास बन गया एफ ई अपॉन के का होल ऑफ स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, ये एम जी माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लिखेंगे, टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा एफ ई अपॉन में के, इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे, प्लस एम जी माइनस बी ये होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन हो जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे टी जो है ये रूट में आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास एफ ई अपॉन में के का स्क्वायर प्लस एम जी माइनस बी का स्क्वायर, तो इस तरह से हम ये केस यहाँ पे बना सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, टेन इनवर्स में लिखेंगे, और टी आ गया, बस के को यहाँ पे आप ध्यान रखें कि के यहाँ पे हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो उस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपसे एमसीक्यू में टेंशन पूछे तब आप ये बताइए, थीटा पूछे तब ये बताएंगे। हो सकता है कि जो वहाँ पे ऑप्शंस गिवन हो वहाँ पे बाइंड फोर्स की वैल्यू भी पुट कर दे, यहाँ पे बी की जगह की रो एल बी जी है, तो हम केवल इसको यहाँ पे पुट करके और बता सकते हैं क्या हो जाएगा। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
जैसे इसमें क्या है, अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट सेंटर ऑफ रिंग ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज प्लस क्यू ऑफ रेडियस आर, फाइंड एफ नेट ऑन प्लस क्यू एट द सेंटर विल बी। जैसे ये हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग की सरकमफ्रेंस पे पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और एक चार्ज इसके सेंटर ओ पे रखा हुआ है, हमें इस पे एफ नेट निकालना है। तो एफ नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे जो भी चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है उसकी वजह से इस पर फोर्स निकालेंगे। अब ये चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली है। मान लीजिए हम कोई भी एक चार्ज, जैसे यहाँ से मैंने ये चार्ज कंसीडर करा, ये वाला चार्ज क्या कर रहा होगा, इस पर इस तरफ रिपल्शन फोर्स लगा रहा होगा, तो इसके अपोजिट में जो चार्ज यहाँ पे होगा वो भी इक्वल और अपोजिट फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ऐसे इधर से अगर हम कोई चार्ज लेंगे वो इस पर रिपल्शन फोर्स इधर लगाएगा, तो इसके अपोजिट में चार्ज यहाँ पे होगा वो इसके अपोजिट में फोर्स उतना ही लगाएगा। तो ऐसे ही पूरे रिंग पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे चार्जेस। मतलब अगर हम यहाँ पे एक चार्ज लें तो ये अगर इस पर इधर फोर्स लगाएगा तो इसके अपोजिट जो चार्ज यहाँ होगा वो अपोजिट फोर्स यहाँ लगा देगा। तो उससे क्या होगा कि ये सारे फोर्स का जो नेट होगा एफ नेट वो यहाँ पे 0 आएगा। तो अगर यहाँ पे सिमेट्री है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो रिंग के सेंटर पर रखे हुए चार्ज पे जो एफ नेट आएगा वो हमारे पास 0 आएगा। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट केस कि मान लीजिए यहाँ से कोई भी थोड़ा सा पार्ट कट कर दिया जाए तो उस पर हम कैसे चार्ज को मतलब कैलकुलेट करेंगे, कैसे एफ नेट निकालेंगे, उसको अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो पीछे अपने भी थर्ड क्वेश्चन करा था उसी का ये सेकंड केस है। उसमें क्या था कि ये चार्ज जैसे यहाँ पे होल रिंग था उसकी वजह से हमने यहाँ पे एफ नेट निकाला था, वो 0 आ रहा था। लेकिन अब क्या किया गया कि उस रिंग का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे कट कर दिया गया है। अब हमें बताना है कि इस पर एफ नेट कितना होगा। तो जैसे कि इस रिंग की जो रेडियस है वो हमारे पास आर है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे कट है। तो कितना पार्ट यहाँ पे कट है उससे हम एक लाइन अगर यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करें इसको और ये यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इसको, तो ये वाले जो जैसे चार्ज यहाँ पे आ रहे हैं और ये चार्ज यहाँ पे आ रहे हैं, ये तो फोर्स को यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। लेकिन एक इस जो ये वाला चार्ज होगा यहाँ पे, भाई इसके अपोजिट में अगर हम देखें तो ये चार्ज आ रहा है, इस वाले चार्ज की वजह से जो भी यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो अब हमें जो नेट फोर्स होगा इस प्लस क्यू पे, वो ये जो चार्ज यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए अगर इसके हम स्मॉल लेंथ dl नेट कर लेते हैं तो dl लेंथ पे जो भी चार्ज होगा यहाँ पे उसकी वजह से इस पे एफ नेट आएगा हमारे पास निकल के। तो स्मॉल लेंथ हमने यहाँ पे dl कंसीडर किया, तो यहाँ पे स्मॉल चार्ज dq नेट करेंगे। तो हमें पहले लिखते हैं इस पर एफ नेट की वैल्यू कैसे आएगी। देखिए इस पर अगर हम एफ नेट लिखना चाहेंगे, इस पर एफ नेट कितना आएगा, तो वही के मतलब 1/4πε और दोनों चार्ज का प्रोडक्ट। भाई इस पे जो स्मॉल लेंथ पे चार्ज है उसमें स्मॉल चार्ज यहाँ पे dq लेट करा है, dq, और ये चार्ज है हमारे पास q और इसकी रेडियस यहाँ पे कितनी है r²। तो इसको हम इक्वेशन मान देंगे फर्स्ट। अब जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो इस dq को निकालना होना चाहिए। भाई पूरे पे तो चार्ज हमारे पास q दे रखा है, तो हमने इतना पार्ट लिया, अब इतने पार्ट पे तो q होगा नहीं, तो और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमें क्या करना है, इतने पार्ट का चार्ज निकालना है कितना होगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब जैसे इस सर्किल की अगर पूरी सरकमफ्रेंस ये होती और इसकी रेडियस अगर r है, मान लीजिए इसकी रेडियस हमने ये r लिख ली, तो q चार्ज जो 2πr सरकमफ्रेंस है उसमें पूरे पे q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर हम यूनिट लेंथ पे देखें, यूनिट होता है 1 मीटर या जो 1 सेंटीमीटर, हम जो भी यूनिट कंसीडर करें उस पर कितना चार्ज आ जाएगा। भाई टोटल चार्ज को हम टोटल लेंथ से डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पे q/2πr। तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू लेकर बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई 100 सेंटीमीटर का वायर है हमारे पास और उसके ऊपर टोटल जो चार्ज है वो 1000 कूलाम है।
क्या लिखा मैंने यहाँ पे 1000 कूलाम चार्ज है, 100 सेंटीमीटर पे 1000 कूलाम चार्ज है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज होगा, तो आप क्या करेंगे, इस 1000 कूलाम चार्ज को यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा 10 कूलाम, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 10 कूलाम चार्ज है। अब मैं इसकी कितनी भी लेंथ पे आपसे पूछूँ, मैं कहूँ बताऊँ 2 सेंटीमीटर पे चार्ज कितना होगा, तब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 कूलाम आ जाएगा। मैं आपको 5 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज होगा, तब आप इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो हमारे पास 50 कूलाम निकलेगा। सेम यही बात हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि 2 पाई आर लेंथ उसकी टोटल लेंथ थी, टोटल लेंथ पे चार्ज है क्यू। अभी लेंथ जो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के टर्म्स पे है क्योंकि यहाँ पर रिंग है, तो हमने टोटल चार्ज को जैसे ही टोटल लेंथ से डिवाइड करा तो हमारे पास वही 1 सेंटीमीटर या हम कहें यूनिट लेंथ पे चार्ज निकल के आ गया। अब हम निकालना चाहते हैं कि इस डीएल पे कितना चार्ज होगा हमारे पास, तो हम इसमें क्या करेंगे, डीएल से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। जैसे ही हम यहाँ पे डीएल से मल्टीप्लाई करेंगे ये Q2 पाई आर, यही हमारे पास निकल के आएगा कि इस डीएल पे चार्ज कितना है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इधर से डी क्यू निकल के आ जाएगा कि स्मॉल चार्ज की वैल्यू Q अपॉन में 2 पाई आर, ये हो जाएगा यहाँ पे DL, और ये डी क्यू की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा F नेट, ये K भाई हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन में 2 पाई आर, और यहाँ पे ये हमारे पास है DL, ये वाला Q इंटू DL, और यहाँ पर जाएगा Q अपॉन में R स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे K, ये हो जाएगा Q इंटू DL, नहीं ऐसे कैसे लिखें इसको, Q इंटू कैपिटल Q DL, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर क्यू। तो इस तरह से हम इसका एफ नेट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है अ रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग अ चार्ज प्लस Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स लेंथ, मतलब एक रॉड है जिसकी लेंथ L है हमारे पास और इस पे चार्ज Q है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फाइंड करना है फाइंड फोर्स अप्लाई बाय रॉड ऑन पॉइंट चार्ज Q नॉट, मतलब ये जो रॉड है इस Q नॉट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करेगी ये में देखना है। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो चार्ज है ये इस रॉड के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट है, ये पॉइंट चार्ज नहीं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पहले इसको मैं एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, मतलब एक ये स्मॉल एलिमेंट है रोड पे। चलिए मैं इसका डायग्राम दूसरा ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन का डायग्राम है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये है हमारी रॉड जिस पे चार्ज प्लस Q रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी लेंथ है L हमारे पास, और एक यहाँ से A डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है Q नॉट प्लस का चार्ज। तो ये रॉड यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तभी रॉड क्या कर रही होगी, इस पर एक फोर्स लगा रही होगी। तो अब यहाँ पे हम जो फोर्स देखेंगे, क्योंकि अब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पे चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट कूलम्स लॉ अप्लाई कर पाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x इस Q नॉट से, मान लीजिए स्मॉल एलिमेंट चार्ज का है, स्मॉल एलिमेंट x डिस्टेंस पे है और जो स्मॉल एलिमेंट हमने ये dx लिया है हमने यहाँ पे। तो अब ये स्मॉल एलिमेंट जो यहाँ पे चार्ज का होगा वो इस पर कितना फोर्स लगाएगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो फोर्स होगा उसको हम dF लिख लेंगे यहाँ पे। तो वही K स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज होगा dQ और ये हो जाएगा चार्ज Q नॉट, और इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास x का स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब अगर हम F नेट लिखना चाहें यहाँ पे तो F नेट हमारे पास हो जाएगा, मतलब इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलिए इंटीग्रेशन बाद में करते हैं, पहले इस DQ की वैल्यू को देखते हैं हम। तो DQ कैसे निकालेंगे, D को निकालने का तरीका भाई, अगर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी जैसे लेंथ है, इस पूरी लेंथ पे हमारे पास Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो भाई यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा भाई, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज हो जाएगा Q अपॉन
एल हो जाएगा हमारे पास। अब चार्ज में पूरी रॉड का नहीं चाहिए, हमें चार्ज dx एलिमेंट का चाहिए, तो वही यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई में यहाँ पे कराएंगे। तो ये यहाँ पे बन जाएगा dx, ये यहाँ पे आ जाएगा q अपॉन एल इंटू में dx। ये जो चार्ज होगा ये हमारे पास स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज है इसको हम dq मानते हैं, ये उसकी वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। dq हो जाएगा q अपॉन एल, ये हो जाएगा यहाँ पे dx। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे अगर हम एफ नेट लिखना चाहें तो इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे एफ, और ये के डी क्यू की वैल्यू आएगी यहाँ पे क्यू अपॉन में एल, और यहाँ पे क्यू नॉट है एक क्यू नॉट, और यहाँ पे ये क्यू एल और ये डी एक्स भी था, उस डी एक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये छोटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, जैसे के और डी क्यू था, डी क्यू क्यू अपॉन एल डी एक्स, तो ये क्यू अपॉन एल डी एक्स, और ये क्यू नॉट और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर। अब हम देखेंगे इसमें लिमिट, जैसे ये जो चार्ज है और ये रॉड है, तो पहले यहाँ के एलिमेंट पे फोर्स लगाएगा, ये एलिमेंट लगाएगा, ये एलिमेंट लगाएगा, ये एलिमेंट, तो फोर्स यहाँ से लगना स्टार्ट होगा, और यहाँ की जो डिस्टेंस है इनिशियल डिस्टेंस वो इस चार्ज से ए है, तो इनिशियल लिमिट हमारे पास हो जाएगी ए। अब ये फोर्स कहाँ तक लग के जाएगा, ये इस वाले चार्ज से इस रॉड पे इस पूरी लेंथ पे लगेगा ये। अब मान लीजिए जब लास्ट वाले एलिमेंट पे ये चार्ज फोर्स लगाएगा तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी ए और ये प्लस एल, ए प्लस एल। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिमिट को लेंगे। लिमिट को फिर से समझते हैं, ये वाला जो चार्ज है मतलब ये रॉड है, इस पर फोर्स लगाएगी, मतलब ये वाला एलिमेंट इस पर फोर्स लगाएगा, तो पहला एलिमेंट ए डिस्टेंस पे स्टार्ट होगा, तो हमने ए ले लिया। अब ये एलिमेंट लगाएगा फोर्स, ये भी लगाएगा उस पर फोर्स, ये लगाएगा उस पर, तो कहाँ तक के एलिमेंट इस पर फोर्स लगाएंगे, मतलब जब लास्ट वाला एलिमेंट उस चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा तब उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी इससे ए और ये पूरी एल। तो इस तरह से हम इसकी लिमिट लिखेंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एफ नेट, तो जैसे के क्यू अपॉन एल और ये क्यू नॉट, ये सारे कांस्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे ये रहेगा ए और ये हो जाएगी ए प्लस एल, और ये यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। केवल यहाँ पे एक्स ही वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल कैसे, मतलब ये डिस्टेंस चेंज हो रही होगी, ऐसे यहाँ पे बढ़ेंगे हम, तो एक्स यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा हमारा। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम करते हैं एक्स की पावर एन वाले फार्मूला से, तो ये हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये बन जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एल, और इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे तो ये ऊपर ले जाएंगे पावर से, एक्स की पावर -2 हो जाएगी, क्योंकि एक्स पर एन का करें तो एक्स पर एन बनाएंगे पहले, -2 पर जाएगा। अब इंटीग्रेशन में एक्स ऐड हो जाता है यहाँ पे +1, और वही रहता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। इस तरह से ये जगह ए, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एल, तो जगह के क्यू, ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन में एल, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे ये बचेगा यहाँ पे -1, तो -1 हम यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ एक्स बार -1 बचेगी, उसको जब नीचे लाएंगे तब ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगी ए प्लस एल। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। एक बार हम जब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तब ये हमारे पास आएगा एफ नेट इक्वल्स टू के क्यू और ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन में एल, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा -1 अपॉन ए प्लस एल, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे हम यहाँ पे, तो जैसे इस माइनस साइन को मैंने बाहर लिख लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए। हमें इस x की जगह पे वैल्यू पुट करनी होगी, माइनस साइन मैंने बाहर लिख लिया। अब इस माइनस साइन को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई में कराएं तो बन जाएगा एफ नेट इक्वल्स टू माइनस का के क्यू और ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन में एल। तो जब माइनस आए तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल आ जाएगा पास। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करें, ये माइनस साइन में अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है, के क्यू नॉट अपॉन में एल रहेगा ए प्लस एल, और इसकी एलसीएम लेके ये मल्टीप्लाई करा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से ए से
ए कैंसिल, तो हो जाएगा के क्यू और ये जाएगा क्यू नॉट अपॉन में एल, और इस वाले एल से ये वाला एल भी कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ पे बचेगा कितना हमारे पास, ये तो कैंसिल हो गया एल, ये बचेगा ए और ए प्लस एल। तो ये हमारे पास एफ नेट की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट होकर आएगी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है यहाँ पे, इंटीग्रेशन का सिंपल है एक्स की पावर एन का, उसको हम कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एफ नेट निकल के आएगा। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन में एक कंडीशन उसने दे दी कि ए जो है मतलब ये ग्रेटर है हमारे पास, इफ ए ग्रेटर देन एल, मतलब ए की वैल्यू बहुत बड़ी है इस एल से, तब ये चार्ज की डिस्टेंस होगी रॉड से दूर चली जाएगी, तब हम इस एल को निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको निगलेक्ट करेंगे तो ये जी वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास एफ नेट की वैल्यू, एफ नेट इक्वल्स टू के क्यू, ये हो जाएगा क्यू नॉट, ये यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, जैसे हमने ये कंडीशन कही ए ग्रेटर देन एल, तो ये देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स निकालते हैं उसकी तरह ये सिमिलर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि जैसे ही अगर ये चार्ज इस रॉड से बहुत दूर रखा हुआ, तब इस चार्ज को ये जो रॉड है एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर मतलब दिखेगी। तो ये जो है ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये पॉइंट लिखा होगा कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ चार्ज क्यू नॉट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ रॉड देन द रॉड विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज फॉर अ चार्ज क्यू नॉट। तो ये हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। ये नहीं कि खाली वीडियो देख रहे हैं, जब नोट्स बनाएंगे तभी आपकी इफेक्टिव पढ़ाई होगी। खुद लिख के देखना है हमें, खुद लिख के देखेंगे और ये इंटीग्रेशन कोशिश करें एक बार पहले सीखें और फिर अपने आप दोबारा सॉल्व करें, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिक्स है यहाँ पे।